गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी दोस्तों को राकेश सर का नमस्कार। दोस्तों आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। इससे पहले के 7 प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें जो आपको करना है, कितनी देर का क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये बेसिकली अलजेब्रा का एक फार्मूला है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो इस क्वेश्चन के देखो, यहाँ पर जो 5.71 है वो 3 बार लिखा हुआ है, 2.79 भी 3 बार लिखा हुआ है और बीच में माइनस है। तो आपने क्या करना है, इस 5.71 में से 2.79 को आपने माइनस कर देना है। तो 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ 2 और 2 4, 2.92 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये इतना फास्ट हुआ कैसे है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक नंबर है 5.71, मैंने मान लिया कि ए जो है वो 5.71 है, ठीक है। दूसरा नंबर जो है वो 2.79 है जो कि 3 बार लिखा हुआ है, इसको मैंने बी मान लिया। तो अगर मैं इसको ए और बी मान रहा हूँ तो यहाँ पर देखो एक ही नंबर 3 बार लिखा हो तो मैं इसको कहूँगा ए क्यूब। फिर दूसरा नंबर इसको मैं कहूंगा बी क्यूब। क्यों? क्योंकि मैंने 2.79 को बी माना है और इसको ए माना है। नीचे देखो फिर से नंबर 2 बार लिखा है तो ये क्या बन गया, ए स्क्वेयर प्लस, फिर यहां पर लिखा है ए इंटू बी और प्लस में क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वेयर, ठीक है। ये 2 बी माना था ना इसको, तो 2 बार है बी स्क्वेयर और ये है ए बी। तो यहां पर दोस्तों देखो ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, जो कि किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वेयर। ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, सिंप्लीफिकेशन में आता है, ठीक है। इसी के साथ एक फॉर्मूला मैं और बता देता हूं और इसी क्वेश्चन में चेंज भी करके देख लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, ठीक है। तो आपने ये 2 फॉर्मूले याद रखने, इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इस फॉर्म का दिया हुआ है, यानी कि ऊपर एक ही नंबर को 3 बार लिखा, फिर दूसरे नंबर को 3 बार लिखा और नीचे ऐसा लिखा है। तो अब आप मुझे बताइए ये जो फॉर्मूला है ये इसके बराबर होता है। तो इसको अगर मैं हटा के ये लिखूंगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले की जगह इसका रिजल्ट लिख दिया। और नीचे देखो आप ये पहले से ही लिखा हुआ है इसका सेम पोर्शन, ये कट जाएगा। तो ये कट गया तो आंसर क्या बचा, a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब a हमारा था 5.71 और माइनस 2.79। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर बनता 2.92। तो केवल इतनी सी देर का क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले लिख के दिखाया था। अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि ये यहाँ पे सेम दिया होता और यहाँ पर प्लस का निशान होता, यहाँ प्लस होता बाकी सेम, फिर यहाँ पे नीचे जो है माइनस का निशान होता, तब उस सिचुएशन में आपने आंसर क्या कर देना था, फिर आप इन दोनों को प्लस कर देते और आपका आंसर आ जाता। ये फिर दूसरे वाला फॉर्मूला बनता, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बना तो आंसर बनेगा ए माइनस बी, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बना तो फिर आंसर बनेगा ए प्लस बी, ठीक है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ये सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं। हाँ जी, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तक आप इसे करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 2:3, देन फाइंड द एंगल। 2 संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, तो कोणों का माप क्या होगा। अब सबसे पहले भाई ये संपूरक कोण है, पहले ये पता होना चाहिए आपको। संपूरक कोण जिसको आप बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण क्या होते हैं भाई, ऐसे 2 कोण जिनका जो टोटल है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, उन्हें हम बोलते हैं संपूरक कोण। क्लियर है ये बात। सिमिलरली एक होता है पूरक कोण जिसको आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे 2 कोण जिनका टोटल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो याद रखना पूरक और संपूरक,
ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि दो समपूरक कोणों का जो रेशियो है वो 2:3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो एंगल है यहाँ पे θ1 और θ2, ये 2:3 के रेशियो में है। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि दो हिस्से ये वाला एंगल है और 3 हिस्से ये एंगल है। तो आपको पता है कि समपूरक कोणों का योग जो होता है 2 + 3 वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर, ये मैंने बताया था। तो 5 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 180 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 5 × 15 5 × 6 = 30, तो 36 आ जाएगी। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 36 × 2 72, और ये कितना बनेगा 36 से मल्टीप्लाई करके 108। ठीक है, तो आपके आंसर 72 और 108 जो हैं वो आंसर आ जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देखो ये मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में आपको पता होना चाहिए कि दो माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बना देते हैं। इसका मतलब इनसे क्या बनेगा, प्लस बनेगा, इनसे भी प्लस बनेगा, और ये -1 बच गया, तो इसका मतलब जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। यानी कि आंसर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में ही माइनस है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 6 × 5 = 30, चौके 120, या 360, दूनी 720। इसका मतलब माइनस के 720, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। कह रहे हैं कि एक बेलनाकार जार के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेलनाकार शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, तो ये आपका बेलन की फॉर्म में है, तो आपको जो भी दे रखा है उसको पहले आप बना लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसा बनाने से क्या होगा, आपके सामने एक इमेज आ जाएगी कि भाई हाँ, हमें क्वेश्चन में कौन कौन से फार्मूले को इस्तेमाल करना है। अब इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। आधार का मतलब कैसा, अगर मैं इसको दिखाऊं सामने से तो ये कैसा दिख रहा है, एक राउंड शेप दिख रही है, यानी कि इसका आधार जो है वो एक सर्कल की फॉर्म का है, एक वृत्त की फॉर्म का है। और सर्कल का जो ये पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं परिधि, यानी कि सर्कमफ्रेंस, जो कि होता है 2πr के बराबर। तो इसमें 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है, 132। तो इससे देखते हैं हमें क्या मिलेगा, लाइनें पढ़ते जाओ और उसको लिखते जाओ। तो इसको सोल्व करेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 3 12, 3 पे कटेगा, और यहाँ से r की वैल्यू आएगी 7 × 3 21। तो रेडियस हमें 21 मिल गया। फिर कह रहे हैं इसकी जो ऊंचाई है वो 25 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है यहाँ से 25 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहे हैं भाई, कह रहे इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, पानी इसके अंदर डालना है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² में h। ठीक है, पहले भी आया था, ये याद हो गया होगा अब तक। तो वैल्यू रखे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है 21 × 21, और हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे 25। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 7 × 21, यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 21 × 63, 63 की गुणा 22 से करेंगे तो 2 × 6, 2 × 6 = 12, 126, 126, 6 8 3 1386। अब इसकी 25 से ही मल्टीप्लाई करनी है भाई, वो भी कर लेते हैं। 5 × 6 = 30, 5 × 8 = 40 और 3 × 43, 5 × 15, 15 और 4 = 19, 5 × 1 = 5 और 1 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 1 = 17, 2 × 3 = 6, 1 = 7, 2 × 1 = 2, 0 5 16, 7 × 6 = 13, 1 = 14, 3 34,650। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आ रही है 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, आंसर जो आएगा वो अब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर में थी। ठीक है, लेकिन जो आंसर दे रखा है वो आपका दे रखा है लीटर में। तो ध्यान रखना, अब इसको लीटर बनाने के लिए क्या करो, तुम इसको 1000 से डिवाइड कर देना। बात समझ में आ रही है भाई, 1000 से डिवाइड करेंगे तो इससे कट गया ये, और यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगेगा, 34.65 लीटर जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आपने करना था। तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे लिखे दिखें, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा देते हैं। ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक आप इसको करें।
हाँ जी, क्वेश्चन क्या है भाई, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 8:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:7 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अब आपने इस क्वेश्चन को फास्ट करना है, क्योंकि देखिए अब समय कम है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा फास्ट हो जाए सॉल्यूशन। अब यहां पर आपने क्या ध्यान रखना है, आयतन का मतलब होता है 3 डायमेंशनल और एरिया का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, ये 3 और 2 में क्यों बता रहा हूं, अगर यहां पे दे रखे दो गोलों के आयतन का अनुपात, ये क्या दे रखा है, आयतन 8 और 27, ये क्या है, वॉल्यूम दे रखा है किसका, दो गोलों का। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम जब भी दिया हो तो आपने इसका क्यूब रूट करना है। ठीक है, क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट करेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, और क्यूब रूट का मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया था, इस बाहर वाले नंबर का मतलब है कि अंदर ऐसे 3 नंबर एक जैसे दिखेंगे। इस 8 को मैंने लिखा 2 गुना 2 गुना 2, अगर 3 नंबर एक जैसे दिखेंगे तो उनमें से बाहर जो आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 3 9 3 27, तो इसका आंसर 3 बन जाएगा। क्लियर। तो यहां पर जब हम इसके क्यूब रूट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगी, ये मिलेगी हमें साइड यानी कि भुजा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब उसने पूछा इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो कितना होगा, तो क्षेत्रफल होता है 2 डायमेंशनल। अब ये नहीं कि इसका स्क्वायर रूट वो कर दें, स्क्वायर रूट, अब आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एरिया का रेशियो। तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और 3 का स्क्वायर मिलेगा 9, तो आंसर बनेगा 4:9। तो ऑप्शन ए इसका जवाब है। तो बड़ा आसान सा ये मेथड है, इससे क्वेश्चन बड़ा फास्ट निकल जाएगा। ध्यान रखना, जब भी आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन दे रखा हो तो आप इसका क्यूब रूट कर देंगे, यानी कि घनमूल अगर आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, साइड मिल जाएगी, यानी कि भुजा मिल जाएगी। ठीक है, साइड भी हो सकती है, रेडियस भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में क्या था, गोले हैं ना, तो गोलों में तो क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, तो ये साइड यहां पर त्रिज्या है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपका घन में भी आ सकता था, क्यूब में भी आ सकता था, तो इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं। लेकिन आप बस इतना फॉर्मेट याद रखना कि वॉल्यूम का क्यूब रूट करेंगे तो आपको साइड मिल जाएगी, और फिर साइड का यानी कि भुजा का, भुजा कह लो या त्रिज्या कह लो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ये फॉर्मेट हमने फॉलो किया था। क्लियर है। अगर पहले शुरुआत में, और बता देता हूं, अगर शुरुआत में आपको एरिया दे रखा हो, क्षेत्रफल दे रखा हो, तो क्षेत्रफल का क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। ठीक है, वॉल्यूम का क्यूब रूट होगा, क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट, जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्गमूल। इसका आप वर्गमूल करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, साइड मिलेगी, भुजा मिलेगी। सर्कल वाले क्वेश्चन में रेडियस मिल जाएगा। फिर आपको इस साइड का अगर क्यूब कर दोगे, यानी कि घन कर दोगे, 3 पावर कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी कि आयतन। तो 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो वॉल्यूम देके एरिया पूछेगा, ठीक है, या आपको एरिया देके वॉल्यूम पूछ लेगा। क्लियर है। ठीक है, और अगर इसके अलावा और बात करूं मैं, तो आपको क्या देगा, साइड दे देगा, और आपसे पूछेगा एरिया का रेशियो क्या होगा। भुजा देके क्षेत्रफल का रेशियो पूछेगा तो सीधा आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, फिर साइड देके अगर आपसे पूछे वॉल्यूम यानी कि आयतन का रेशियो, तो आपने क्या कर देना है, क्यूब यानी कि घन कर देना है। इसका मतलब क्या, मैं छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं। अगर कह दे कि 2 घनों का जो क्यूब है, रेशियो क्या है, साइड का 2:3, यानी कि पहले क्यूब की साइड है 2, दूसरे की साइड है 3, तो कहेगा इनके सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा, तो आपने क्या कर देना, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो आंसर आ गया। क्लियर है। फिर से क्या कहेगा, बोलेगा 2 सर्कल हैं यानी कि स्फीयर हैं, उनकी त्रिज्या का रेशियो है 3:5, तो कहेगा इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो आपने इसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। अभी मैंने आपको बताया इसका क्यूब कर देना, तो 27:125। तो इस तरीके से आप आंसर को बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं। तब तक एवरेज का क्वेश्चन है, कीजिएगा। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन,
The average of 11 observation is 60 if the average of first 6 observation is 59 and that of last 6 observation is 62, then the value of 6th observation is। ये कह रहा है यहाँ पे कि 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, यदि प्रथम 6 प्रेक्षणों का औसत 59 तथा अंतिम 6 प्रेक्षणों का औसत 62 हो तो छठे प्रेक्षण का मान क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखो दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाए तो इसको करने का जो आप तरीका जानते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, इसका मतलब क्या कि मैंने 11 बार कोई काम किया और हर बार मेरे को 60 रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब 11 बार 60 रिजल्ट मिल रहा है, तो टोटल मेरे को कितना मिल गया, 660। फिर मैंने कहा कि 6 बार जो हमने किया था उसमें हमने कितना रिजल्ट मिला था, 59। ठीक है, तो 6 की 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 निमे 54, 6 पंजे 30 और 5 35, 354। फिर अंतिम 6 में कितना मिल रहा है हमें, 62। तो 6 दूनी 12, 6 6 के 36 और 1 37। तो इन 12 ऑब्जर्वेशन में, इन 12 प्रेक्षणों में हमें क्या मिला, इनको ऐड कर दो, 4 और 2 6, 7 और 5 12, 3 3 6 और 1 7, 726 मिल गया। अब देखो भाई, ये टोटल तो 660 है और ये टोटल 726 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो एक रिजल्ट है वो 2 बार ऐड हो गया। तो हमने क्या करना है, इस 726 में से इस 660 को माइनस कर देना है और आपके पास जो आएगा 66, ये होगा आपका 6th रिजल्ट। छठा ऑब्जर्वेशन 66 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगी। ठीक है, अब ये है कैसे, मैं थोड़ा सा बना भी देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी वो कितनी थी, 11 थी, जिसमें से पहली 6 ऑब्जर्वेशन को एक बार लिया गया और आखिरी की 6 ऑब्जर्वेशन को एक बार लिया गया। तो अब देखो, ये वाला जो 6 है ये इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, यानी कि ये 2 बार आ गया, तभी तो जायज सी बात है टोटल बढ़ के आया। ठीक है, तो ये 12 हो गए ना, क्योंकि इधर से भी 6 आ रहा है उधर से भी आ रहा है। तो आप इस 12 के टोटल में से ये 11 का टोटल माइनस करेंगे तो आपका 66 आ जाएगा। क्लियर है। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये, एक टाइप और बनती है जिसमें क्या होता है, इस तरह से मान लो, ये फिर से मैं लिख रहा हूं, ये 11 ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो उसमें क्या बोलता कि पहले 5 ऑब्जर्वेशन और आखिरी के 5 ऑब्जर्वेशन, तो इस वाले में एक नंबर बच जाता, उसमें तो एक नंबर 2 बार आ गया, इधर से भी उधर से भी, और दूसरा क्या है जिसमें ये एक बच जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन मैं आपको अभी सिखा देता हूं। अब देखो, ये मेथड मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे, तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। इस मेथड से आप इसको जानते हैं सभी, आंसर कितना है, 66। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, आपकी कैलकुलेशन ज्यादा है, आपको मल्टीप्लाई जो करना पड़ रहा है वो ज्यादा करना पड़ रहा है। अब इसी बात को मैं फिर से समझा देता हूं, जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 11 ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट कितना है, ऑब्जर्वेशन कितनी है 11, और इनका एवरेज कितना आया 60। ठीक है, यानी कि 11 बार हमने कोई ऑब्जर्वेशन किया और हर बार हमें 60 देखने को मिल रहा है। फिर कह रहा है पहली 6 जो ऑब्जर्वेशन है उनमें हमें 59 देखने को मिला था, और जो अगली 6 अंतिम 6 हैं उनमें हमें 62 देखने को मिला था। तो अब मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई देखो, ये 11 आदमी हैं जिसके पास हर एक के पास 60 रुपए होने चाहिए थे, समझाने के लिए बोल रहा हूं ऐसा, 11 आदमियों के पास 60 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन जो पहले 6 आदमी हैं उनके पास तो 59 रुपीज है, इसका मतलब उनके पास 1 रुपये कम है। तो 1 रुपये इनके पास कम है, इससे कंपेयर करना है एवरेज से। तो एक ऐसा कितने आदमियों के पास कम है, 6 आदमियों के पास, तो तुम कहोगे इनके पास 6 रुपये कम हो गए। ठीक है भाई, अब ये इनके पास इस एवरेज से 2 रुपये ज्यादा हैं, तो 2 रुपये ज्यादा, और ऐसे कितने आदमी हैं, 6 आदमी, तो इसका मतलब इनके पास 12 रुपये जो है वो ज्यादा है, प्लस में है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं तो 6 इनके पास कम है, इनके पास 12 ज्यादा है, तो ओवरऑल इनके पास 6 जो है वो ज्यादा बचेंगे। क्लियर है यहां तक। तो ये जो 6 ज्यादा बचेगा, आपने क्या करना है, 6th नंबर के लिए इस एवरेज में इस 6 को प्लस कर देना है और आपके पास सीधा आ जाएगा आंसर। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप देखो यहां पर कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं है, बिल्कुल आसान हो गई है। ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता। तो यहां पर इस वाले केस के लिए जिसमें क्या होगा, पहचान बता देता हूं, टोटल नंबर 11 थे, लेकिन 6 इधर से लिए 6 इधर से लिए, तो टोटल बढ़ गया, यानी कि 12 हो गए। तो इस सिचुएशन में आपने इसको ऐसे चेक करना है, अगर ये प्लस का बचे तो प्लस कर देना, अगर ये माइनस का बचता तो आप इसमें से एवरेज में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यही बात सेकंड केस के लिए की जाए,
सेकंड केस की पहचान क्या, नंबर है 11, 5 इधर से लिए 5 इधर से लिए तो 10 हो गए, एक नंबर बच गया। तो जब टोटल कम रहेगा तो उस सिचुएशन में आपने इसको उल्टा कर देना है। कैसे, अगर ये प्लस का 6 बचेगा तो उस सिचुएशन में आप इसको माइनस करना, और अगर ये माइनस का 6 बचे तो उस सिचुएशन में आप इसको प्लस कर देना। ठीक है, ये है सेकंड वाले क्वेश्चन का तरीका। तो आप इसको देख लेना, नहीं तो डिटेल मेथड जैसे मैंने लिखा था पहले वैसे आपको करना पड़ेगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का है। 4 से ही 5/6 माइनस 5 से ही 5/9, 4 से ही 5/6 माइनस 5 से ही 5/9 इक्वल टू x माइनस 2:1/3 प्लस 11/18। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है 4 से ही 5/6 माइनस 5 से ही 5/9 x माइनस 2:1/3 प्लस 11/18। तो देखो मैंने ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इन सभी को आप इधर ले आओ। इधर ले आएंगे तो ये कितना बनेगा, देखो 4 से ही 5/6 माइनस 5 से ही 5/9, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस 2 से ही 1/3, और ये इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस 11/18। ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर। उसको भेजते हैं जिससे माइनस में ना रहे। देखो अगर मैं x को इधर भेजता तो ये माइनस का बन जाता, तो x को इधर रखा, बाकी को इधर ले आए। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ दो पोर्शन लिखे हैं, एक नंबर और एक फ्रैक्शन। तो नंबर के साथ नंबर को डील करो, यानी कि ये जो सारे हैं इनको नंबर के साथ डील करो, और फ्रैक्शन को अलग से डील कर लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें नंबर है ही नहीं तो आप उसको छोड़ दें ऐसे ही। तो अब देखो यहाँ पे कितना बन गया, 4 और 2 6, ये प्लस के हैं, 6 में से 5 गए तो कितना बच गया 1। ठीक है, प्लस में क्या बच गया फ्रैक्शन, इधर से बचा 5/6 माइनस 5/9 प्लस 1/3 और यहां से माइनस 11/18। अब देखो लास्ट वाले में नंबर तो था ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन तो है, तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ सोल्व करो। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर उठा लिया करो, एलसीएम लेने का फास्ट तरीका। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18। क्या 18 3 से कटता है? कटता है। 9 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, इसका मतलब 18 ही जो है वो इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब 6 से इसको काटो, 3 पे कटा, 3 पंजे कितना बनेगा 15, माइनस 9 से काटा 2 पे, 2 पंजे बना 10, प्लस 3 छिके 18, 18 से 18 कटा तो यहाँ पे आया 11, तो ये बन गया 1 प्लस और ये सारा। अब इसको सोल्व करो, 1 प्लस, अब देखो प्लस के कौन कौन से हैं, 15 और 6, 21 प्लस के हैं। ठीक है भाई, 15 और 6 21, 21 प्लस के हैं और 21 ही माइनस के हैं, तो ऊपर क्या बच गया 0, तो 0/18 0 ही हो गया, तो फिर आंसर कितना बन गया 1 बनेगा। तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। ठीक है, 0/समथिंग इज 0, तो ये 0 हो जाएगा तो आंसर 1 बनेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं, आप इसको करें तब तक। तो ध्यान रखना पूरा इस तरह से करना, पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था ये। हाँ जी, ये क्या कह रहा है, इसका लघुत्तम रूप क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो देखो इन ऑप्शन में से ही कोई लघुत्तम रूप होगा। लघुत्तम रूप का मतलब समझ लो क्या, जैसे लिखा है 16/24, तो इसका लघुत्तम रूप क्या कहोगे? तुम कहोगे 8 दूनी 16, 8 या 24, यानी कि इसको काट के छोटा बना दो, यही इसका लघुत्तम रूप होगा। ठीक है, अब मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं, इसको समझाने के लिए फास्ट तरीके से मुझे बताओ, इसको काट के ये बनाना, तो देखो इससे ये किससे कटा, अभी हमने काटा 8 से, आपको पता है 8 दूनी 16, 8 या 24 में नहीं काटा, तो ये 8 से कट रहा है, तो ये कैसे पता लग सकता है? देखो 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 8 पे कटेगा। ठीक है, तो काटने वाला नंबर हमें कैसे मिल सकता है? इसको दोबारा से इससे भाग देके देखो। तो मैं ये जो चीज समझा रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा था कि अगर ये क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है इसका लघुत्तम रूप क्या है, तो आपको नहीं पता लग रहा भाई किससे ये कट रहा है, तो ऑप्शन से काट के देख लो ना। देखो क्या 4 से 95 कटेगा? नहीं। क्या 3 से 95 कटेगा? नहीं कट रहा। क्या 5 से 95 कटेगा? बिल्कुल कट रहा है। 3 से 95 फिर से नहीं कट रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब था। ठीक है, तो अगर मैं 5 से इसको काटूंगा तो 19 पे कटेगा, इसका मतलब ये दोनों नंबर जो हैं, जो हमारा था 95/152, ये 19 से कट रहा था। 19 पंजे 95, 19 अट्ठे 152, तो 5/8 ऐसे आंसर मिला था। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देखेंगे 2 3 4 5 नहीं कटेगा, तो आप फिर ये तरीका इस्तेमाल कर लें जैसे मैंने ऑप्शन से बताया। ठीक है भाई, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, तो कैसे करेंगे भाई इसको? देखो क्वेश्चन दे रखा है 8 माइनस 2√15 और इसका फर्दर रूट दे रखा है, बोलेगा ये किसके बराबर है? तो देखो बिल्कुल फ्री का नंबर है। कैसे फ्री का नंबर है? पहचान सुनो क्या,
स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल होना चाहिए, पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या है, यहाँ पर 2 लिखा होना चाहिए, ठीक है। और भी केसेस आते हैं इसमें जिसमें 2 नहीं होता, वो बताऊंगा जब आएंगे। तो यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बनाना जिनका मल्टीप्लाई करूं तो ये 15 आ जाए और ऐड करूं तो ये नंबर आ जाए, ठीक है। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करूं तो ये 15 आ जाए और ऐड करूं तो ये आगे वाला नंबर आ जाए। तो फिर आंसर कैसे लिखना है, इस नंबर पे रूट लगा के पहले लिखना, इस नंबर पे रूट लगा के बाद में लिखना। यहां माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, तो आंसर बनेगा √5 माइनस √3। तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो इतनी देर का क्वेश्चन था मात्र ये, ठीक। लेकिन यहाँ 2 होना चाहिए भाई, अगर 2 नहीं होगा तो फिर वो एक अलग टाइप बनेगा, तो आएगा तो क्वेश्चन में फिर से कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड CI पेड व्हेन अ सम ऑफ ₹1,60,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान रखना यहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसका मतलब क्या है वो अभी आपको समझा देते हैं। 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये जो दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक दर का मतलब क्या होता है कि वर्ष में एक बार 10% ब्याज मिलेगा आपको, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहां पर जो ब्याज है वो 6 माही अगर दे है तो इसका मतलब क्या कि एक बंदा कह रहा है कि भाई नहीं, मुझे तो साल में एक बार नहीं चाहिए ब्याज, मुझे तो 6 महीने में ब्याज दे दो। इसका मतलब यहां पर अगर दर 6 माही आ जाए, दर अगर 6 माही दे हो तो आपने क्या याद रखना है क्वेश्चन के अंदर कि हाफ ईयरली पे करने से ब्याज आपने दर का क्या करना है, आधा कर देना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में दर दे रखे उसका आधा कर देना है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे बैंक वाले कह रहे हैं कि भाई हम 10% वार्षिक ब्याज देंगे, यानी कि एनुअल इंटरेस्ट आपको 10 रुपए का देंगे। 10% मतलब मान लो 10 रुपए ब्याज दे दिया, ठीक है। लेकिन एक बंदा कहता है यार मुझे साल में नहीं चाहिए, मुझे तो 6 महीने में दे दो। अब बैंक वाले 6 महीने में 10 देंगे, फिर 10 देंगे, तो ऐसे तो 20 रुपए देने पड़ गए। तो वो क्या करेंगे कि बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो 10 रुपए देने हैं, 5-6 महीने बाद ले जाओ, 5-6 महीने बाद ले जाओ, तो हो गया ना 10 का हिसाब। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में दर का क्या करना है, हाफ, यानी कि क्वेश्चन में जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अब 10 ना रह के 5% रेट होगी, ठीक है। अब दूसरी बात, ऐसा होने से जो टाइम होता है वो ट्वाइस हो जाता है। टाइम ट्वाइस होने का मतलब क्या, जैसे मान लो आपने 2 साल के लिए पैसा जमा करा दिया और आप 6 महीने में ब्याज मांग रहे हो, तो आपको कितनी बार ब्याज मिलेगा, आप कहोगे 6 महीने 6 महीने 1 साल हो गया, फिर से 6 महीने 6 महीने 1 साल हो गया, यानी कि आपको 4 बार ब्याज मिला। इसका मतलब यहां पर 2 गुणा 2 ये 4 साल लिखा मैंने, हालांकि ये 4 बार है, ये 4 बार है। तो इसको 4 साल क्यों लिखा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो 4 साल के लिए ट्रीट होगा, इसलिए इसको 4 साल लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, अगर दर 6 माही है, हाफ ईयरली है, तो दर का आधा, समय का डबल। और अगर दर तिमाही है यानी कि क्वार्टरली है, ऐसा भी आ सकता है, तो फिर दर को क्या लेना है, दर का चौथा हिस्सा और टाइम का 4 टाइम, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आपका जो फॉर्मूला होता है यहां पर अमाउंट का, उसने क्या पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछ रहा है। अब देखो मैं इसमें अमाउंट का फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्योंकि अगर इसको दूसरे मेथड से बताऊंगा तो ये लंबा हो जाएगा। तो अमाउंट होता है P × 1 + R/100⁻t, ये है इसका फॉर्मूला। यहां पर A क्या है आपका, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, P क्या है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R है आपकी दर और T है आपका समय, ठीक है। तो अब वैल्यू रखते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है 1,60,000 रुपए, 1 प्लस दर अब कितनी लेनी है 5%, ध्यान रखना 5% लेनी है, और टाइम आपने लेना है 4 साल। तो 5 से काटूंगा 20 पे कटेगा, तो 1,60,000 इंटू में 20 एकम 20 और 21/20, कितनी बार करना है 21/20, 4 बार करना है, ठीक है। बात याद रहेगी आपको, क्लियर, ठीक है। 21/20 आपने 4 बार लिखना है। तो अब देखो यहां से 1 2 3 और 4 जीरो से 4 जीरो कट रही हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से ये 16 कट गया। तो अब बचा क्या, यहां पर बचा 441, 21 441 इंटू में 441। तो 441 की 441 से प्रोडक्ट करोगे तो कितना बनेगा, 441, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, फिर से 1764, इसको करेंगे तो 8, 6 4 10 और 4 14, 7 6 13 और 1 14,
7 8 1 9 19 44 81। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ लास्ट में एक आ रहा है, देखो किसी ऑप्शन में दिख रहा है लास्ट में एक, इसी में दिख रहा है, तो यही आंसर लगाया ना। लेकिन मैंने पूरा सोल्व क्यों किया उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। ये जो आया ना, ये अमाउंट आएगी, मिश्र धन आएगा। ठीक है, अमाउंट, मिश्र धन यहां पर आएगा। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मिश्र धन होता है मूलधन जमा ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज है तो हम इसको चक्रवर्ती ब्याज लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हुआ, ये जो 1,94,481 जो है ये अमाउंट है, यानी कि इसके अंदर ब्याज शामिल है। तो इसमें से अगर आप 1,60,000 को माइनस करते हैं तो आपके पास जो होगा वो आंसर होगा CI, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज होगा 34481। तो देखो ये आ रहा है ना, लेकिन इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं पे देख लेते कि भाई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में एक आएगा और एक केवल इसी ऑप्शन में लिखा था, तो इसी को आप आंसर कर सकते थे। ठीक है, इतना भी करके दिखाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, क्लियर है दोस्तों ये बात? तो इस तरीके से करना था। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।